इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम 2026 के ईरान युद्ध का एक डीप जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक महीने के इस कॉन्फ्लिक्ट ने मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में हमारी सारी पुरानी मान्यताओं को बिल्कुल जड़ से हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सबसे हाई टेक मिलिट्रीज का एम्यूनेशन, उनका इतना विशाल भंडार सिर्फ 39 दिनों के अंदर खत्म होने की कगार पर आ जाए। सुनने में किसी साइंस फाई मूवी जैसा लगता है ना, पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने इस डरावने सच को हमारे सामने ला दिया है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसने दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट की नींद उड़ा दी है। इस पूरे इवेंट को हम 5 अलग-अलग एंगल्स से ब्रेक डाउन करेंगे। द ग्लोबल शॉकवेव, द एसिमेट्रिक बैटलफील्ड, द मैथ ऑफ म्यूनिशंस, रीथिंकिंग द मॉडल एलाय और आखिर में लेसन्स फॉर ग्लोबल पार्टनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, द ग्लोबल शॉकवेव, यानी वो झटका जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सिर्फ 39 दिन, लेकिन इन 39 दिनों ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। एनर्जी मार्केट्स बुरी तरह डिस्टर्ब हो गए, ग्लोबल एविएशन के रूट्स बदलने पड़े और फाइनेंशियल मार्केट्स डिस्टेबलाइज हो गए। डेटा साफ बताता है कि इसने यूरोप में एक दूसरा एनर्जी क्राइसिस खड़ा कर दिया और पड़ोसी खाड़ी देशों में तो खाने और पानी तक की भारी कमी हो गई। ये युद्ध सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं था, इसने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़ दी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द एसिमेट्रिक बैटलफील्ड, यानी युद्ध का वो मैदान जहां ताकतें बराबर नहीं हैं। सेजोंग इंस्टीट्यूट का पॉलिसी ब्रीफ इस नई रियलिटी को बहुत ही बखूबी समझाता है। वो इसे एसिमेट्रिक अट्रिशन कहते हैं। असल में ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां एक तरफ से सस्ते ऑफेंसिव सिस्टम्स यूज किए जाते हैं जो सामने वाले को अपने बेहद महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल्स खर्च करने पर मजबूर कर देते हैं। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि किसका हथियार कितना खतरनाक है, ये अटैकर और डिफेंडर के बीच के उस इकोनॉमिक रेशियो को मैनिपुलेट करने का बड़ा खेल है। मॉडर्न वॉरफेयर के इस कॉस्ट एक्सचेंज डिलेमा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक तरफ आपके पास हैं सस्ते और बड़ी तादाद में आने वाले शाहिद सीरीज के ड्रोन्स और अनगाइडेड रॉकेट्स, और उनके ठीक सामने उनसे बचने के लिए करोड़ों डॉलर के बेहद महंगे और लिमिटेड सप्लाई वाले हाई एंड इंटरसेप्टर मिसाइल्स। ये मुकाबला बिल्कुल भी बराबरी का नहीं है। तीसरा हिस्सा, द मैथ ऑफ म्यूनिशंस। आइए अब इस हथियारों के गणित पर एक नजर डालते हैं। 28.7 मिलियन डॉलर्स, ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये सिर्फ एक सिंगल SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट है, और इस छोटे से कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ऐसी 130 से ज्यादा मिसाइल्स दागी गई। जरा सोचिए, जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट का अंदाजा लगाना ही दिमाग चकराने वाला लगता है। CSIS के जमा किए गए इन आंकड़ों को देखिए, ये मॉडर्न म्यूनिशंस का एक डरावना मात हमारे सामने रखते हैं। टॉमाहॉक, थैड और पेट्रियट जैसे बेहद अहम सिस्टम्स की प्री वॉर इन्वेंट्री को देखें तो पता चलता है कि उनका आधा या उससे भी ज्यादा भंडार लगभग 1 महीने के अंदर ही राख हो गया। ये सच में हैरान करने वाला है। लेकिन असली परेशानी तो इनकी डिलीवरी टाइमलाइन को लेकर है। इन हाईली एडवांस्ड मिसाइल्स को रिप्लेस करने या नया भंडार बनाने में 42 से 64 महीने तक का वक्त लगता है, मतलब लगभग 3 से 5 साल। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इतने लंबे वक्त तक डिफेंस सिस्टम एक बेहद ही वल्नरेबल यानी कमजोर स्थिति में रहता है। इस कॉस्ट एक्सचेंज पैराडॉक्स को एक उदाहरण से समझते हैं। एक लूकस स्ट्राइक ड्रोन की कीमत आती है लगभग $35,000, लेकिन उसे गिराने के लिए जो AIM-120 मिसाइल चाहिए उसकी कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा होती है। यही वजह है कि अब डिफेंस इंडस्ट्रीज को मजबूर होकर इस असंतुलित मैथ को ठीक करने के लिए लो कॉस्ट अनमैन्ड सिस्टम्स और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से भागना पड़ रहा है। चौथा हिस्सा, रीथिंकिंग द मॉडल एलाय, यानी एक आदर्श सहयोगी के मायने बदलना। सेजोंग इंस्टीट्यूट ने अलायंस स्ट्रक्चर्स को लेकर एक बहुत ही डीप एनालिसिस किया है। उन्होंने इस बात का मूल्यांकन किया कि जब सच में गोलियां चल रही हों, यानी अंडर फायर सिचुएशन हो, तब मॉडर्न पार्टनरशिप्स आखिर कैसी दिखती हैं। वॉर के शुरुआती फेज में 2026 की नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही साबित होती दिखी। इजरायल ने एक मॉडल एलाय यानी एक आदर्श सहयोगी की तरह अमेरिका के लिमिटेड लेकिन ज़रूरी सपोर्ट के साथ एडवांस्ड इंटेलिजेंस का यूज़ करके खुद को डिफेंड करने की पूरी कैपेबिलिटी दिखाई।
पर जैसा कि अक्सर होता है, पिक्चर इतनी सिंपल नहीं थी। जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट पूरी खाड़ी में फैला, अमेरिका पर बोझ कम होने के बजाय एक्चुअली और बढ़ गया। उन्हें सी लेन्स प्रोटेक्ट करने, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने, रीजनल पार्टनर्स को डिफेंड करने और कमर्शियल फ्लो को स्टेबलाइज करने जैसी बड़ी और कॉम्प्लेक्स जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। एक ताकतवर सहयोगी होने के बावजूद जब युद्ध फैलता है तो बड़े पार्टनर्स का बर्डन कम नहीं होता। 5वां और आखिरी हिस्सा, लेसन्स फॉर ग्लोबल पार्टनर्स। इस युद्ध से बाकी दुनिया के लिए क्या सीख मिलती है? साउथ कोरिया जैसे पार्टनर्स के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट से बिल्कुल क्लियर लेसन्स निकल कर आते हैं। ऐसे हालात में सर्वाइव करने के लिए अब 4 चीजें जरूरी हैं। पहला, हाई कॉन्फिडेंस वाली इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करना। दूसरा, लंबे युद्ध को सहने की बेहिसाब लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी। तीसरा, शुरुआती दौर में ही एस्केलेशन को मैनेज करने का स्किल। और चौथा, आपस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कोहीजन यानी राजनीतिक एकजुटता बनाए रखना। बैटलफील्ड पर हथियारों की इस भारी कमी का एक लंबा असर होता है जिसे हम स्ट्रेटेजिक हैंगओवर कह सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मिडिल ईस्ट में फायर की गई हर एक पेट्रियट या टॉमाहॉक मिसाइल का मतलब है वेस्टर्न पैसिफिक या यूक्रेन के डिफेंस ऑपरेशंस के लिए एक मिसाइल का कम हो जाना। इस एक चीज ने पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की डिफेंस सिस्टम की तैयारी को हिलाकर रख दिया है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, इन्वेंट्री की इतनी भारी कमी और नई वीकनेसेस के सामने आने के बाद क्या दुनिया वाकई में किसी अगले ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार है? ये एक ऐसा परेशान करने वाला सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, कम से कम हमारे अगले एक्सप्लेनर तक।